शुरुआत संभल की खबर से। यहां पर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। मामला हयात नगर थाने के गांव सौंधान का है, जहां एक ही परिवार के लोग लाठी लेकर आमने सामने आ गए। दो गुट में बटे इस परिवार के लोगों के बीच जमकर लाठियां चली। झगड़े में कई लोग जख्मी हो गए। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और पीलीभीत के बीसलपुर में मारपीट का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अपराधी प्रवृत्ति के कुछ लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर कॉलेज गेट पर पहुंचे और आपस में मारपीट करने लगे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि 6 अन्य लोगों पर भी मामला दायर हुआ है। और ग्रेटर नोएडा में एक महिला का फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक वीडियो दिवाली के दिन की है। महिला लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करती दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महिला दावरी से बीजेपी चेयरमैन गीता पंडित की रिश्तेदार बताई जा रही है। और बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश नदीम काला के पैर में गोली लगी। इसमें अस्पताल में भर्ती उसे कराया गया है। एक सिपाही की गंभीर रूप से भी जख्मी हो गया। आरोपी से चोरी की लाइसेंसी बंदूक और एक तमंचे के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। आरोपी नदीम काला पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एक पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी नदीम उर्फ काला घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है क्रॉस फायरिंग में। उल्लेखनीय यह है कि इसके कब्जे से एक लाइसेंसी गन जो 4/5 की रात में अजय इंजीनियरिंग वर्क्स कोतवाली देहात थाना क्षेत्र जो सियाना रोड पर है वहां से चोरी गई थी, वो बरामद की गई है। इसके पास से तमंचा कारतूस आज बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार घायल अभियुक्त नदीम उर्फ काला शातिर किस्म का अपराधी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, चोरी आदि के लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। फर्रुखाबाद में दबंगों का कहर दिख रहा है। कुछ लोगों ने एक युवक को लात, घूंसों और बेल्ट से बेरहमी से पीट डाला। बीच बाजार भीड़ के सामने आरोपी मारपीट करते रहे। लोग दबंगों के आगे तमाशबीन बने रहे। मामला फर्रुखाबाद कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। मिर्जापुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें 6 लोग जख्मी हो गए। मामला पड़री थाना के महिबा गांव का बताया जा रहा है। हरदोई में साइकिल चोरी के आरोप में युवक को जूतों की माला पहनाकर पूरे बाजार में घुमाया गया। युवक से हुई इस बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतरौली थाना इलाके के गोड़वा बाजार का यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कैमरे के सामने बोलने से बचते नजर आए। और कानपुर में एक महिला के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। सीसीटीवी में कैद वीडियो में बाइक सवार महिला को अपने साथ ले जाता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला मानसिक रूप से कमजोर है। रोज की तरह वो घर के पास ही टहल रही थी। परिजनों के मुताबिक कई घंटे तक घर नहीं लौटने पर जांच पड़ताल की गई तो इलाके के लोगों ने बताया कि बाइक सवार 2 युवक उसे कहीं ले गए। इसके बाद सीसीटीवी को खंगालने पर घटना की पुष्टि हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान में अब जुटी है। पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो चुकी है। यूपी के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा बेहद खराब हो चुकी है। मेरठ, गाजियाबाद, आगरा में AQI 400 के पार है, जबकि खतरनाक स्तर 100 के बाद ही शुरू हो जाता है। बागपत, लखनऊ, मथुरा में भी पॉल्यूशन चरम पर है। तो दिल्ली के बाद, दरअसल दिवाली के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। चारों तरफ प्रदूषण की मोटी चादर फैल गई है। नोएडा की बात की जाए तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 है, जो बेहद खतरनाक और चिंताजनक है।
पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है, खतरनाक स्तर को पार कर गया है। वहीं महानगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पे प्रदूषण का जो लेवल है सुबह जो मापा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स 7:05 पर वह 478 है, 478 खतरनाक स्तर पे है। देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से लाख मना करने के बाद जो है जो पटाखे छोड़े गए हैं उनका दुष्परिणाम इस समय देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस शहर में जो है सुबह के 9 बज गए हैं और किस तरह का धुंध बना हुआ है। सूर्य देवता दर्शन दे दिए हैं लेकिन प्रदूषण का चादर इतना अधिक है जैसे लग रहा है कोहरा है, लेकिन यह कोहरा नहीं है, यह प्रदूषण है जो बहुत ही चिंताजनक है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सबसे अधिक जो उम्रदराज लोग हैं और जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही है। कई लोग मेडिकल का गाइडलाइन ले रहे हैं, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं इलाज के लिए, उपचार के लिए, तो यह एक चिंता का विषय बन गया है। देखा जाए तो अगर समय रहते जो गाइडलाइन जारी की गई थी, लोग अगर इसका पालन किए होते तो यह स्थिति नहीं बनी होती, लेकिन इस समय जो हालात बना हुआ है महानगर नोएडा में वह बहुत ही चिंताजनक है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। और दिवाली की बात तो ताज नगरी आगरा की भी हवा खराब हो गई है। आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 429 दर्ज किया गया है। ताजमहल के आसपास के इलाके में AQI 500 के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 2 दिनों में आगरा की हवा सेहत के लिए काफी खतरनाक बनी हुई है। ताज के सार आगरा की हवा जहरीली हो चली है और दिवाली पर जिस तरह से पटाखे जलाए गए उसका नतीजा साफ है, दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। लगातार 48 घंटे से आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है और दिवाली की रात में जहां 800 के ऊपर कई जगह चला गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहीं अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 24 घंटे में है वो उच्चतम 429 दर्ज किया गया है। और ताजमहल के आसपास की अगर बात करें तो ताजमहल के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर है, जो बेहद खतरनाक है। लोगों में खासतौर से ऐसे लोग जो अस्थमा से पीड़ित हैं या जिनको सांसों की बीमारी है तो उनके लिए ताजनगरी में सांसों का संकट खड़ा हो गया है। और इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि शहर में जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम हो गई है। और अगर बात करें सूर्य की तो सूरज देव की किरणें भी ढक रखी है प्रदूषण ने, और सूर्य की किरणें भी ताजनगरी की धरती पर ठीक से नहीं आ पा रही हैं। सांसों का संकट ताज के शहर आगरा में पैदा हो गया है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कानपुर का भी यही हाल है। यहां भी पॉल्यूशन की वजह से सांस लेना दूभर है। AQI लेवल 300 के पार है, हालत बेहद खराब है। देखिए हमारे संवाददाता अमित गंजू की रिपोर्ट। कानपुर में AQI लेवल वेरी पुअर माना जा रहा है क्योंकि 312 इस वक्त ये सुबह के 8 बजे का नोट किया गया था नेहरू नगर के जो स्टेशन पे बनाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाने का कोशिश करें कि प्रदूषण की मात्रा से लोगों में किस तरह धुंध की एक चादर सी छवि है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग अपनी लापरवाही कर रहे हैं, संबंधित विभाग लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल ये 400 के AQI को पार किया था और उसके बाद जगह जगह धुंध का गुबार रहा। इन सब के बीच लोगों को सांस लेने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन की माने तो कल की तारीख में 1000 लोग इस लंग्स से रिलेटेड परेशानी को लेकर आए और लगभग 250 से ज़्यादा लोगों के एक्सरेज हुए। यानी ये जो पॉल्यूशन है लोगों पे भारी पड़ रहा है और इन सब के बीच लापरवाही बरकरार है। ना तो पानी का अभी तक छिड़काव हुआ है और ना ही इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास किए जा रहे। विजिलेंस गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों का कंपनी ने पूरी तरह खंडन कर दिया है। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा छिड़ गई थी कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन के स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई दी है। बताया कि लंदन के स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। स्टॉक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था। और वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं क्या चल रहे ICC T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।
वेलकम बैक। हमने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में बहुत कुछ सुना है जिन्होंने महामारी के दौरान पूरी तत्परता से सेवाभाव दिखाया, लेकिन इस जंग में सिर्फ यही अकेले नहीं थे। फ्रंटलाइन कर्मी भी इस जंग में अपना पूरा सहयोग दे रहे थे, जिन्होंने खुद से पहले अपने काम को आगे रखा और सबके काम को आसान बनाया। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने मुलाकात की कालूराम भाटी से, जो टीकाकरण कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने अपने काम से आगे बढ़कर समर्पण दिखाया और इसलिए ये हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। जोधपुर शहर में कालूराम भाटी काम करने पहुंच गए हैं। इनकी जिम्मेदारी कोविड टीकाकरण के सत्रों को सुपरवाइज करना है। कोविड के टाइम में डाटा एंट्री का काम किया था। कोविड की सर्वे रिपोर्टें भेजना, सर्वे टीमों को भेजना, व सर्वे टीमें बनाना दिल्ली की और उनके साथ जाके सुपरवाइजिंग करना। और अभी मैं कोविड वैक्सीनेशन में सुपरवाइजिंग का कार्य कर रहा हूँ। महज 2 साल की उम्र में कालूराम पोलियो से संक्रमित हो गए थे और तब से वो कभी चल नहीं पाए। मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता हूँ और जो भी काम होता है मैं अच्छे सक्षम आदमी से ज़्यादा काम कर लेता हूँ। ये मेरी क्षमता है और मैं कुछ सोचता हूँ कि सक्षम आदमी से अच्छा काम करूँ, और मैंने वो कोविड में किया था। तो जो भी मैं जन सेवा के लिए, जो भी जनता के, तो जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। और लगन है कि भाई ये काम पूर्ण रूप से करके देना है, जनता की सेवा करने का काम है। अपने 2 लेग हैं, अपन चल के भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और एक बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए। सिर्फ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी ही अकेले नहीं थे जो महामारी के दौरान लोगों की सेवा में जुटे थे, बल्कि कालूराम भी हमें प्रेरणा देते हैं। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए, कभी छुट्टी न लेने के लिए कालूराम हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। तो हमें जी एक की पर्सन हुआ करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, लेकिन इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का ये उसूल है कि खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान, हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। लाइसेंसी राइफल से एक